अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम लोग PHY 301 की असाइनमेंट नंबर 1 जो कि स्प्रिंग 2022 की असाइनमेंट है उसको हम लोग सॉल्व करने लगे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी असाइनमेंट को। अच्छा, हमें सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया गया है। अ 20 वोल्ट बैटरी इज अटैच्ड टू अ सर्किट कंटेनिंग 2 रेजिस्टर्स एंड अ फैन हैविंग अ 2 ओहम रेजिस्टेंस। अच्छा, 20 वोल्ट की एक जो बैटरी है वो रजिस्टर के साथ जुड़ी हुई है। दो हमारे पास रजिस्टर हैं, एक ये रजिस्टर है R1, ठीक है, और एक ये एक रजिस्टर है। इन दो रजिस्टर के साथ जुड़ी हुई है और वो कहता है कि उसके साथ एक फ़ैन भी लगा हुआ है। उस फ़ैन की जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओहम है। अगर ये आप देखें तो ये फ़ैन की जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओहम है। अब वो हमसे कहता क्या है कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेट द सोर्स करंट IS। सोर्स करंट ढूंढना है कि इसके अंदर कितना करंट है, ये जो हमारी जो बैटरी है ये कितना करंट जो है वो आगे डिलीवर कर रही है। डिटरमिन दी वोल्टेज V1 V2 एंड V3। ये जो V1 है यहाँ पर हमारी कितनी वोल्टेज है, यहाँ पर हमारी कितनी वोल्टेज है और इस जगह पर हमारी कितनी वोल्टेज है। कैलकुलेट द पावर डेसिपेटेड बाय द ईच रजिस्टर। हर रजिस्टर, जैसे कि ये रजिस्टर और ये जो रजिस्टर है, ये तीनों रजिस्टर्स हमारी कितनी पावर को ज़ाया कर रहे हैं। डिटरमिन द पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स एंड कंपेयर्ड इट टू द सम ऑफ द पावर लेवल्स ऑफ द पार्ट 4। अच्छा, अब वो हमसे ये कहता है कि भाई हम लोगों ने क्या करना है कि पावर यहाँ से डिलीवर कितनी की जा रही है बैटरी की जानिब से, और जो यहाँ पर ज़ाया की जा रही है वो कितनी पावर है। तो इसको हम लोगों ने कंपेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को और बारी बारी हम इन सारों को सॉल्व करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कैलकुलेट द सोर्स करंट I। अच्छा, जब भी हम लोगों ने I को सॉल्व करना होता है, जैसे कि यहाँ पर IS है, टोटल सर्किट की जब हम लोगों ने करंट को सॉल्व करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जितनी भी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस लगी होती हैं, ये और ये हमारी R1 हो जाएगी, ये हमारी R2 हो जाएगी, और ये जो हमारी है रेजिस्टेंस ये हमारी R3 हो जाएगी। तो तमाम रेजिस्टेंस जो सर्किट के अंदर लगी होती हैं उनको हम लोग प्लस कर लेते हैं, हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाती है, ठीक है, जिसको हम लोग RT भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि वो जो रेजिस्टेंस जो आती है उसको और बैटरी को, ये ओहम का कानून है कि जब भी हमें I निकालना होता है तो I किस चीज़ की इक्वल है, ओहम के कानून के मुताबिक I इज इक्वल्स टू V/R, ठीक है। अब हमें क्या चीज़ें चाहिए, जब हमें करंट पूरे सर्किट का जानना है तो हमें एक तो वोल्टेज चाहिए और एक पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस चाहिए। पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस हम यहाँ से निकाल लेंगे और फिर उसके बाद वोल्टेज के ऊपर रख के डिवाइड कर देंगे उस रेजिस्टेंस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। टू कैलकुलेट द सोर्स IS, फर्स्ट वी कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। तो टोटल रेजिस्टेंस का फार्मूला है RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस R1 को, R2 को और R3 को प्लस कर देंगे। क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि ये तीनों जो रेजिस्टेंस हैं वो सीरीज़ के अंदर लगी हुई हैं, और जब भी सीरीज़ के अंदर कोई रेजिस्टेंस लगी होती है तो उसको हम लोग प्लस कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने इन तीनों को प्लस किया, 3 + 2 + 5, तो ये हमारे पास 10 ओम जो है वो रेजिस्टेंस आ गई है पूरे सर्किट की। इसके बाद सिंपल सा फार्मूला है जो मैंने आपको बताया है कि V इज इक्वल टू IR, ये ओहम का फार्मूला है, इसके ज़रिए हम लोगों ने करंट को निकालना है। तो V इज इक्वल टू IR है। अब I हमने मालूम करना है तो R को क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई R, और यहाँ पर भी डिवाइडेड बाई R। ये R इस R से कट जाएगा तो I इज इक्वल टू V/R जो है हमारे पास बच जाएगा। तो IS मतलब IS से मुराद है टोटल जो हमारी जो है करंट सर्किट का, उसको हमने मालूम करना है। टोटल जो बैटरी है उसको हम लोग ऊपर रखेंगे और डिवाइड कर देंगे RT, मतलब टोटल जो सिस्टम के अंदर जो रेजिस्टेंस लगी है उसके साथ। तो हमारे पास जो बैटरी की जो वोल्टेज है वो 20 है और जो हमने जो RT निकाला है वो हमारा 10 है। तो 20 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 2 एम्पेयर जो है वो हमारे पास सर्किट के अंदर टोटल करंट आ जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि हमारे सर्किट के अंदर जो टोटल करंट है वो 2 एम्पेयर है। नेक्स्ट है जी डिटरमिन द वोल्टेज V1 V2 एंड V3। इस V1 को, V2 को और V3 को निकालना है। अब हमें पता चल गया कि
सिंस ऑल द रेजिस्टेंस आर इन सीरीज सेम 2 एम्पेयर करंट पास थ्रू ईच रजिस्टर। अच्छा, अब हमें पता चल गया है कि करंट जो है ना वो तमाम रेजिस्टेंस के अंदर से सेम गुजर रहा है। क्यों सेम गुजर रहा है ये मैंने आपको अपने लेक्चर में भी बताया हुआ है कि जब भी सीरीज़ के अंदर रेजिस्टेंस लगी होंगी तो करंट हमेशा सेम रहेगा, जबकि वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होगी। तो यहाँ पर हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक जैसा करंट गुजर रहा है, यहाँ पर भी 2 एम्पेयर होगा, यहाँ पर भी 2 एम्पेयर होगा और यहाँ पर भी 2 एम्पेयर होगा। अब हम लोगों ने वोल्टेज निकालनी है, तो वोल्टेज का फार्मूला है V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, तो यहाँ पर आई हमें मालूम है 2 है, रेजिस्टेंस हमें मालूम है कि 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास पहले का 6 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं V1 इज इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई बाई आई एस, मतलब जो हमने जो करंट निकाला था उसको हम लोग R1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, R1 मल्टीप्लाई बाई आई एस, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा। इसीलिए अब हम इसके लिए डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर भी 2 एम्पेयर हमारा करंट है, तो इसके लिए फार्मूला वही है V2 इज इक्वल टू R2 मल्टीप्लाई बाई आई एस। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 जो है ये एम्पेयर वाला और 2 जो है रेजिस्टेंस वाला, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 4 वोल्ट जो है वो आ जाएगी, वोल्टेज आ जाएगी। सेम इसी तरह V3 के लिए तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 जो है वो हमारा 10 वोल्ट जो है वोल्टेज आ जाएगी। अब हमें पता चल गया है कि इस इधर 6 वोल्ट रेजिस्टेंस, 6 वोल्ट वोल्टेज है, यहाँ पर 4 वोल्ट वोल्टेज है और यहाँ पे 10 वोल्ट वोल्टेज है। अगर हम इन तीनों को प्लस कर दें 4, 6 और 10 को, तो हमारे पास 20 वोल्ट जो है, जो पूरी जो यहाँ से जितनी डिलीवर की जा रही है वो जहाँ जहाँ पर जितनी जा रही है वो हमारी आ जाएगी। नेक्स्ट है जी, कैलकुलेट द पावर डेसिपेटेड बाय द ईच रजिस्टर। तमाम रजिस्टर जो हैं वो कितनी पावर को ज़ाया कर रहे हैं। तो पावर का फार्मूला जो है वो P इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर है। ठीक है, आई स्क्वायर आर जो है ये इसका फार्मूला है पावर का, मतलब पावर डेसिपेशन को जब भी हमने फाइंड करना होता है तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब चूंकि हमने पहले में से मालूम करना है तो हमें पता है कि सर्किट के अंदर जितना भी हमारा करंट है वो हमें पता है कि 2 एम्पेयर है। अब चूंकि हमने पहले में से निकालना है तो आई स्क्वायर R1 जो हमारा है वो 3 है, आई हमारा 2 है, 2 की पावर 2 हमारा 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 12 वॉट जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, अब हम यहाँ पर इसके अक्रॉस फाइंड करेंगे तो आई स्क्वायर R2, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई ये जो 2 है R2 वाला, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 वाट जो है हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके अक्रॉस हम लोग फाइंड कर लेंगे तो आई स्क्वायर R3, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ये 5 करेंगे तो हमारे पास 20 वोल्ट जो है वो आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है जी कि डिटरमिन द पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स एंड कंपेयर इट टू द सम ऑफ पावर ऑफ द लेवल ऑफ पार्ट 4। वो कहता है कि सबसे पहले तो आपने ये पावर यहाँ से डिलीवर कितनी हो रही है, फिर आपने ये फाइंड करना है कि इस पर जो पावर ज़ाया हो रही थी, इस पर जो पावर ज़ाया हो रही थी और इस पर जो पावर ज़ाया हो रही थी, क्या ये पावर जो ज़ाया हो रही है और ये पावर ज़ाया हो रही है ये दोनों इक्वल हैं। तो चलें हम इसको निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको निकालते हैं कि पावर डिलीवर कितनी हो रही है। तो पावर का जो फार्मूला है पावर डिलीवर मालूम करने के लिए वो है जी P इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाई आई। ठीक है, ये पावर का फार्मूला है। तो PS इज इक्वल्स टू VS मल्टीप्लाई बाई IS, मतलब VS जो यहाँ पे जो वोल्टेज है और IS मतलब जो हम लोगों ने यहाँ पर करंट की जो वैल्यू निकाली थी वो। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 40 वाट। अब यहाँ पे 40 वाट जो है वो हमारी निकल आई है, पावर निकल आई है कि यहाँ से जो 40 वाट जो पावर है वो डिलीवर की जा रही है। अब अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 12 वोल्ट, 8 वोल्ट और 20 वाट जो है ये सारे ज़ाया कर रहे थे। तो 12 प्लस 8 प्लस 20 ये हमारे 40 वाट 40 वाट जो है ये हमारा आंसर आता है। अब अगर हम इन तीनों को प्लस करें P1
P2 P3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 12 + 8 + 20, हमारा 40 वाट जो है वो आंसर आएगा। तो इसके लिए जो फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दूसरी तरह से अगर हम लोग देखना चाहें तो PT = I²RT, I²RT के ज़रिए भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये एक छोटा सा फार्मूला था कि जितनी हमारी यहाँ से पावर डिलीवर की जा रही है उतनी ही पावर जो है वो आगे ज़ाया की जा रही है। तो ये हमारा पहला इस तरह से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई अ क्रॉसिंग ऑन बेयर 100 किलोवाट इलेक्ट्रिक वायर नॉट गेट इलेक्ट्रिक शॉक। अच्छा, 100 किलोवाट आवर की एक इलेक्ट्रिक वायर है, उसके ऊपर एक कौवा बैठा हुआ है लेकिन उसे करंट नहीं लगता। इसकी क्या वजूहत हैं? उसके अलावा कुछ मटेरियल दिए गए हैं, उनमें से हम लोगों ने फाइंड करना है कि कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर इनमें से कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं कि वाई अ क्रॉस सिटिंग ऑन अ बेयर 100 किलोवाट इलेक्ट्रिक वायर नॉट गेट इलेक्ट्रिक शॉक। तो क्यों नहीं भाई उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है? अगर यहाँ पर अगर आप लोग देखें, इलेक्ट्रिक करंट मस्ट फ्लो इन अ सर्किट। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक सर्किट में बहता है। जिस तरह ये एक बैटरी है, तो यहाँ से अगर आप लोग देखें तो इस बैटरी को अगर हम यहाँ से अगर किसी भी जगह से तोड़ देते हैं तो ये जो करंट है वो अपना फ्लो मुकम्मल नहीं कर पाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि करंट आगे ही नहीं जा रहा। तो करंट को पूरा होने के लिए एक पाथ की ज़रूरत होती है। मतलब यहाँ से करंट चला है, वो बैटरी के एक सिरे से और दूसरे सिरे तक पहुँचेगा, तब हम लोग कहेंगे कि उसने भाई अपना एक पाथ कंप्लीट किया है। टू रिसीव अ शॉक, मतलब जब भी हम लोग कहते हैं शॉक की बात करते हैं, यूर बॉडी मस्ट कंप्लीट अ सर्किट बिटवीन अ पॉइंट ऑफ वन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड अनदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब ये है कि भाई यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज है, वो हमसे ये कहता है कि भाई करंट लगने के लिए आपको इन दोनों चीज़ों का हाथ में होना ज़रूरी है। मतलब अगर आपने इन दोनों तारों को छुएंगे तो आपको करंट लगेगा। अब होता क्या है कि बाज़ औक़ात हम लोग इस सिंगल वायर को भी अगर हम लोग पकड़ लेते हैं तो हम लोग ज़मीन पर खड़े होते हैं, तो ज़मीन हमारा एक पॉइंट हो जाता है और वो जो तार हमने जो हाथ में पकड़ी होती है वो हमारा दूसरा पॉइंट हो जाता है। इसलिए हम लोगों को जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। इसलिए कहते हैं कि रबड़ के जूते पहन के खड़े हों, ताकि हमारा जो सेकंड जो पाथ है वो कंप्लीट ही ना हो और हमें करंट ना लगे। तो जो कौवे होते हैं या जो दूसरे जो परिंदे होते हैं, वो लोग सिर्फ एक वायर पर बैठते हैं या वो सिर्फ एक वायर को ही टच करते हैं एट अ टाइम, जिसकी वजह से उनको शॉक नहीं लगता। शॉक लगने के लिए उनको दोनों तारों के ऊपर बैठना या दोनों चीज़ों को टच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है, बिकॉज द क्रो इज सिटिंग ऑन वन वायर ओनली, हिज बॉडी इज नॉट क्रिएटिंग अ पाथ टू अनदर वायर ऑफ द डिफरेंट पोटेंशियल। कि जो कौवा होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक तार पर बैठता है, जिसकी वजह से उसका जो पाथ है वो कंप्लीट ही नहीं हो पाता। अगर वो दोनों तारों पर बैठेगा तो फिर ही वो उसका पाथ कंप्लीट होगा। मतलब यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के ऊपर बैठेगा, जैसे ही वो नेगेटिव चार्ज के ऊपर जाएगा तो उसको करंट लग जाएगा। The reason we get shock from touching one wire is because we are standing on the conductor most time। क्या होता है कि ग्राउंड के ऊपर हम लोग खड़े होते हैं, ठीक है, ज़मीन पर हमारे पाँव होते हैं, नंगे पाँव हम लोग खड़े होते हैं। अब ज़मीन जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज की हम लोग जैसे ही किसी वायर को हाथ लगाते हैं, मिसाल के तौर पे जिस तरह इस पिक्चर के अंदर इस बंदे ने एक वायर को पकड़ा हुआ है और ज़मीन के साथ यहाँ पर उसका कांटेक्ट बन रहा है, तो यहाँ पर पाँव के साथ उसका एक कांटेक्ट बन रहा है और यहाँ पर उसने वायर को पकड़ लिया है। तो इस तरह से इस बंदे को जो है वो शॉक पड़ेगा। लेकिन ये जो परिंदे हैं ये सिर्फ एक तार पर बैठते हैं, इसलिए इनको शॉक नहीं लगता। नेक्स्ट है जी, गिवन बिलो आर सम मटेरियल्स मेंशन द कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर फ्रॉम देम। अब इनमें से हम लोगों ने ढूंढना है कि कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर कौन कौन से हैं। सबसे पहले है जी सिलिकॉन। सिलिकॉन हमारा सेमी कंडक्टर है और इसकी कुछ इस तरह से शेप होती है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप लोग अगर ये शेप ऐड करना चाहते हैं वहाँ पर ठीक है, वरना सिर्फ इतना लिख दें कि सिलिकॉन हमारा जो है वो सेमी कंडक्टर होता है। ये मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ये डायग्राम्स बनाई हैं ताकि आप लोगों को पता होगा सिलिकॉन दिखता किस तरह से है। उसके बाद है जी सिल्वर। सिल्वर हमारा कंडक्टर है और इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। नेक्स्ट है जी आयरन। आयरन भी हमारा कंडक्टर है और इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है।
नेक्स्ट है जी कार्बन। कार्बन हमारा सेमीकंडक्टर है और इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। नेक्स्ट है जी ग्लास। ग्लास हमारा इंसुलेटर है, इसमें से कोई करंट जो है वो पास नहीं करता और इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। इसके बाद है जी कॉपर। कॉपर हमारा कंडक्टर है और उसकी शक्ल कुछ इस तरह से होती है। अब हम लोग कैसे पहचानते हैं कि कोई चीज़ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर है? अब जिन चीज़ों में से करंट जो है वो पास करता है, ठीक है, जिन चीज़ों में से करंट हमारा पास करता है वो हमारे कंडक्टर कहलाते हैं। अब कॉपर में से करंट बहुत अच्छे तरीके से गुजर सकता है। इसके बाद है जी इंसुलेटर। तो अब जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें से करंट बिल्कुल पास नहीं करता। इस तरह के लकड़ी हो गई, रबड़ के जूते हो गए या ग्लास हो गया, इनमें से जो करंट है वो पास नहीं करता। इसी तरह जो सेमी कंडक्टर होते हैं उनमें से करंट पास भी करता है और नहीं भी करता। ये इन बिटवीन होते हैं, ये अच्छे मटेरियल नहीं होते। इनमें से ना तो इनके अंदर कंडक्टेंस वाली खसूसियात पाई जाती हैं और ना इनके अंदर इंसुलेटर वाली खसूसियात पाई जाती हैं, तो इसलिए हम लोग इनको सेमी कंडक्टर्स बोलते हैं। अच्छा, ये जो असाइनमेंट है इसको आप लोगों ने MS वर्ड के अंदर बनाना है और ये जो असाइनमेंट है मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर भी डाल दूँगा। बाकी अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को इन चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँ। अगर आप लोगों को किसी टॉपिक की समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि वो वाला टॉपिक आप लोगों को ऑनलाइन समझा दूँ। बाकी यह है कि हमारी कुछ क्लासेस भी हैं जो कि चल रही हैं। अगर आप लोग उन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर इस मेल के ऊपर मेल कर दें। और अगर आप लोगों को PHY 301 के अंदर किसी भी टॉपिक की समझ ना आ रही हो तो मुझे ज़रूर मेल करें। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को हर क्वेश्चन का आंसर दूँगा। शुक्रिया।